हेलो नमस्कार, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। तो पिछले इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय कंप्लीट कर लिया था, गरीबी देख ली थी, बेरोजगारी देख ली थी। ठीक है, तो लगभग 3 चैप्टर्स जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन सा हुआ है? तो राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पॉवर्टी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, बेरोजगारी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोग 4th चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मनी और बैंकिंग का। ठीक है, तो आप लोगों में से जो नहीं देखे हैं वो अभी जा करके आज जो है राष्ट्रीय आय पिछले 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया, वहां पे आपको मिल जाएगा सब चीज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आज का मनी और बैंकिंग, क्योंकि हर साल जो है मनी में से या बैंकिंग में से एक ना एक प्रश्न आता ही है और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है डे टू डे लाइफ में। इसकी भी जानकारी जो अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। जैसे अभी रेपो रेट जो है घटने की बात की जा रही है, तो ये सब क्या है नहीं है, इस सब के बारे में अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, तो अगर आपका नॉलेज बेसिक जीरो भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप जो है लेक्चर के साथ बने रहिए, सेशन कंप्लीट कीजिए, आपको जो है 100% जो है सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद जो है क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो निश्चित ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स वगैरह आते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और भी कई सारे वीडियोज आते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है मनी और बैंकिंग, इसको शुरू करते हैं। तो ये इसमें मनी पार्ट को हम लोग लेंगे और बैंकिंग को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मुद्रा से संबंधित चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि क्या है मुद्रा। ठीक है, मनी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मनी आने से पहले किस तरह से व्यापार होता था? आखिर मनी क्यों है मार्केट में? क्योंकि ये सबसे पहला काम इसका क्या है? मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। कुछ भी खरीदते हैं, पैसा देते हैं, वो सामान परचेज कर लेते हैं। लेकिन जब मनी नहीं था, जब सिक्के भी नहीं चल रहे थे, उस टाइम में व्यापार कैसे होता था? कैसे आपके जो पूर्वज होंगे, हमारे जो पूर्वज होंगे, वो जाकर के व्यापार कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस टाइम में प्राचीन काल में जो व्यापार चलता था वो चलता था बार्टर सिस्टम से। ठीक है, किससे? बार्टर सिस्टम से, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से। वस्तु विनिमय प्रणाली से। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम का क्या फायदा था, क्या नुकसान था, उसको देखेंगे चैप्टर में। बार्टर सिस्टम के बाद जो पहला मनी अस्तित्व में आया, क्या इन्वायरमेंट बना होगा, क्या इकोसिस्टम बना होगा जिसके कारण मनी अस्तित्व में आया, उन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे। जो पहला मनी आया वो था कमोडिटी मनी। ठीक है, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बाद उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गया, जिसके बाद अस्तित्व में आ गया मेटालिक मनी। ठीक है, मेटालिक मनी, जैसे सोने और चांदी का सिक्का। ठीक है, सोने चांदी का सिक्का जो दिवाली टाइम में हम लोग खरीदते हैं, सोने चांदी का सिक्का, वो पहले मार्केट में चलता था। ठीक है, मेटालिक मनी के बाद, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ये वेराइटी के आ गए। जैसे अभी के टाइम में जो सिक्का हम लोग यूज करते हैं उसको टोकन मनी कहा जाता है। ठीक है, तो सिक्के के बाद आ गया क्या? पेपर मनी आ गया। पेपर मनी यानी जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम में, 50, 100, 200, 500 तक का जो नोट है, ये क्या है? पेपर मनी है, हम लोग का कागजी मुद्रा है। ठीक है, कागजी मुद्रा के बाद क्या आ गया? अभी सबसे ज्यादा जो हम लोग पेमेंट करते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, परचेज करते हैं, पैसा निकालने से ज्यादा किस चीज का में ये यूज करते हैं? तो डिजिटल पेमेंट का। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट में इंडिया में चल रहा है सबसे ज्यादा क्या? डिजिटल मनी। ठीक है, डिजिटल पेमेंट। ठीक है, पूरे दुनिया में डिजिटल पेमेंट चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट चल रहा है वो अपने इंडिया में ही चल रहा है। ठीक है, 2014 से पहले जो छवि थी भारत की,
वो कहा जाता था भारत जो है सपेरों का देश है, और इस छवि को जो है वर्तमान सरकार ने बदला है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो है हम सब्जी लेने के लिए जाएंगे और सब्जी वाले जो है यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे, डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, एक कल्पना नहीं कर सकते थे लोग। लेकिन आज के टाइम में अभी एक ताजा सर्वे हुआ है जिसमें 60% किसान जो है अपना पेमेंट डिजिटली करते हैं। ठीक है, यानी मुद्रा का प्रचलन भी जो है लगभग धीरे 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 खत्म हो रहा है। अब डिजिटल पेमेंट से भी जमाना आगे निकल चुका है। कहां पे पहुंच गया है? तो क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी, आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, और भी डॉजी कॉइन है। ठीक है, आरबीआई का अपना ये क्रिप्टो करेंसी है रूपी नाम से, जिसको सीबीडीसी भी कहते हैं, दूसरा नाम है। ठीक है, इलॉन मस्क खुद का रिलीज करने वाला है, एथर है। तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में चल रहे हैं, तो इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये मनी का इवोल्यूशन है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, किस तरह से जो है मनी का विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु के से हम एक्सचेंज करते थे। इसके बाद क्या आया? तो कमोडिटी मनी आया, यानी किसी एक वस्तु को हम लोग मुद्रा मान लिए। कमोडिटी मनी के बाद क्या आया? मेटालिक मनी आया। ठीक है, यानी सिक्का वगैरह आ गया। सिक्के के बाद क्या आया? पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद क्या आया? डिजिटल पेमेंट आया। और इसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो वर्तमान में अभी चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो से भी जो है अपना पेमेंट्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अभी वैसे सबसे ज्यादा आप और हम यूज करते हैं डिजिटल पेमेंट का, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से क्या सब चीजें क्यों आई और क्या ड्रॉबैक्स था, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे पेपर मनी के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, बहुत चर्चा में था 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तो ये क्यों है, क्या है। ठीक है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। मेटालिक मनी में डिमोनेटाइजेशन जैसा ही होता है, लेकिन इसको डिबेसमेंट कहा जाता है। तो डिबेसमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लीगल टेंडर क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों आरबीआई जो है अनलिमिटेड मनी नहीं छाप सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनी को कैसे प्रिंट किया जाता है, कहां प्रिंट किया जाता है, सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला हम लोग का है बार्टर सिस्टम, उसके बारे में पहले ध्यान देते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है? ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग का देखते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को एक्सचेंज करना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई उसमें मगजमारी कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे कैसे होता था? तो जैसे दो आदमी हैं, ए और बी। एक ने जो है, एक के पास चावल है और एक के पास गेहूं है। ठीक है, दो आदमी है, दोनों के पास अलग अलग खेत है, एक के खेत में चावल उपजा, एक के खेत में गेहूं उपजा। ठीक है, अब ए वाले को क्या चाहिए? गेहूं की आवश्यकता है, बी वाले को चावल की आवश्यकता है। तो सिंपल है, बी वाला क्या करेगा? उतने मात्रा में गेहूं दे देगा ए वाले को, और ए वाला क्या करेगा? उतने मात्रा में चावल दे देगा। ठीक है, दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो गई। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम नंबर 1 क्या प्रॉब्लम है? पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यानी दोनों की आवश्यकताएं जो है एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। यदि ए को मान लेते हैं बी को चाहिए चावल, बी को चाहिए चावल। ठीक है, समझ लिए ए से ले सकता है। लेकिन ए को यदि गेहूं की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे चीज की आवश्यकता है, मान लेते हैं दाल की आवश्यकता है, तो क्या ए वाला बी से ट्रेड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है,
तो पहला प्रॉब्लम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि दो व्यापारी अगर हैं, दो लोग हैं, तो दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो ए मान लेते हैं कि ए वैसे उस टाइम में तो टेलीफोन था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, फेसबुक था नहीं, तो कम्युनिकेशन करेगा कैसे। ठीक है, तो बैलगाड़ी में क्या करेगा, चावल की बोरियों में भर करके ले जाएगा पहले बी के पास, पता करने के लिए कि इसके पास जो है दाल है कि नहीं। अब ए का काम यहां हुआ तो नहीं, ठीक है, अब ए कहां चले गया, सी के पास। पहले ए के पास, बी के पास गया, अब सी के पास चले गया। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, तो भारी भरकम सामान को बी तक लाना, फिर सी तक ले जाना, तो इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन में कॉस्टिंग इसका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हाई। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हाई, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है ट्रांजैक्शन का इसमें हो जाता था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रॉब्लम क्या है। अब ऐसे स्थिति में ए वाला क्या सोचेगा कि हम एक काम करते हैं, अपने ही खेत में क्या करते हैं, चावल भी उपजा लेते हैं, दाल भी उपजा लेते हैं, गेहूं भी उपजा लेते हैं, हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी स्पेशलाइजेशन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, नहीं दे रहा है, स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ठीक है, सब चाहता है कि हम खुद ही कर ले। ठीक है, हमारे ही घर परिवार के लोग जो है सारा काम कर ले, अपने ही खेत में सारा उपज हो जाए। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हर बार हाई होगा इसका, क्योंकि हो सकता है सामने वाले से अपना बात बने नहीं तो तीसरे चौथे के पास जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही सामान लेकर के घूमना पड़ेगा हमको, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं। तीसरा, स्पेशलाइजेशन को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। ठीक है, एक आदमी जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सब कुछ में महारत हासिल करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चौथा क्या है, फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी, ठीक है, फंजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी कह सकते हैं कि इसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं। मान लेते हैं कि आपके पास एक एप्पल है, आप गए चाय पीने के लिए, बार्टर सिस्टम की बात कर रहा हूं, आप गए चाय पीने के लिए। अब वहां पे क्या है, चाय दुकान को अगर उस एप्पल की कीमत 10 रुपये है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, वो एप्पल कीमती है और चाय जो है 1 रुपये के आसपास है, तब उस एप्पल में से कैसे आप काट के उसको देंगे। ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, फंजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। या एक एप्पल को 4 टुकड़े में बांट देंगे, तो क्या एक एप्पल का जो एक साबुत एप्पल है और 4 टुकड़े में बटा हुआ जो एप्पल है, क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी, नहीं हो सकती है। यहां मान लेते हैं कि अगर 500 का नोट है आपके पास, उसको अगर हम वो खुदरा करवा लेते हैं और 5 नोट आ जाते हैं 100 के, तो दोनों की वैल्यू सेम है। जो सामान आप 500 रुपए में खरीद सकते हैं, वही सामान आप उस 100 के 5 नोट से भी खरीद सकते हैं। लेकिन क्या जो वैल्यू एक साबुत एप्पल का होगा, एक एप्पल के 4 टुकड़े करने के बाद भी क्या उसका वही कॉस्ट होगा, वही वैल्यू होगा? बिल्कुल नहीं। तो इस बार्टर सिस्टम में क्या फंजिबिलिटी जो है नहीं है, डिविजिबिलिटी को बढ़ावा नहीं दे रही है। ठीक है, डिविजिबल नहीं है ये। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसे में लोगों ने सोचा, हर दौर में कुछ लोग होते हैं, कुछ विद्वान लोग होते हैं जो हर समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं, तो एक आइटम को हम लोग मान लेते हैं कि यही आइटम जो है पूरे स्टेट में चलेगा, पूरे इलाके में यही आइटम चलेगा, और जिसको जो ट्रांजैक्शन करना है इसी आइटम के से हिसाब से कर लेगा। ठीक है, तो पहली बार एक अस्थाई चीज को मुद्रा मान लिया गया, यानी एक ट्रांजैक्शन का मीडियम चुन लिया गया। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम से कहां हम लोग आ गए, कमोडिटी मनी में। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कहां पे आ गए, दूसरा कमोडिटी मनी पे। कमोडिटी मनी पे आ गए। ठीक है, कमोडिटी मनी। अब क्या है इसमें, तो लोगों ने सोचा कि एक चीज को हम लोग अस्थाई मुद्रा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए में उस टाइम में जिसको अस्थाई मुद्रा मान लिया गया था वो था तंबाकू। ठीक है, टोबैको।
जो जेल में कैदी थे वर्ल्ड वार 2 के दौरान, वो लोग जो है इंटरनली सिगरेट को मुद्रा मान लिए थे। इसी तरह से यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या मान लिया गया, तंबाकू मान लिया गया कि जिसके पास भी तंबाकू रहेगा, मान लेते हैं किसी को फल खाना है, वो तंबाकू देगा और फल खरीदेगा, और वो जो तंबाकू, जो दुकानदार तंबाकू एक्सेप्ट करेगा, वो भी अपने ऊपर वाले सिस्टम में क्या करेगा, तंबाकू ही देगा। ठीक है, तो पूरे यूएसए में क्या चल रहा था, तंबाकू चल रहा था। इसी तरह से एजटेक सभ्यता थी, ठीक है, फिलीपींस साइड में एजटेक सभ्यता थी, वहां पे क्या चल रहा था, तो वहां पे चल रहा था कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स यानी कॉफी का बीज, जो आप देखे होंगे। ठीक है, भारत में क्या चल रहा था आपको याद होगा। ठीक है, भारत में क्या चल रहा था उस टाइम में, कॉमोडिटी मनी के टाइम में, तो कौड़ी चल रहा था। कौड़ी आप सब जानते होंगे, कौड़ी के बारे में। पूजा पाठ के दौरान कौड़ी का यूज किया जाता है, और खासकर दिवाली के टाइम में कौड़ी का यूज किया जाता है। ठीक है, लोग ताना मारने के लिए भी इसका यूज करते हैं, दो कौड़ी का आदमी है। ठीक है, तो इस टाइप से भारत में क्या चल रहा था उस टाइम में, कौड़ी चल रहा था। ठीक है, चलिए फिजी वगैरह में क्या चल रहा था, तो फिजी में चल रहा था वेल टीथ, वेल मछली का दांत। लोग वेल मछली के दांत को ही जो है एक मुद्रा मान लिए थे। तो इस तरह से दुनिया के अलग अलग इलाके में जो है अलग अलग मुद्रा मान ली गई। ठीक है, और यही क्या है, कॉमोडिटी मनी इसी को कहा जाता है। यानी कि एक वस्तु को क्या कर लिया गया, एक वस्तु को अस्थाई मान लिया गया कि इस वस्तु के हिसाब से ही जो है हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यहां पे पहली बार एक मनी टाइप का कुछ अस्तित्व में आ गया। ठीक है, इससे पहले मनी का कोई अस्तित्व नहीं था। तो आखिर मनी का क्या काम होता है, मनी का क्या काम होता है, किसको हम मनी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मनी है क्या, क्या वर्क है, तो प्राइमरी वर्क क्या है मनी का, किसको हम मनी कहेंगे, तो जो ये प्राइमरी वर्क को फुलफिल करेगा। पहला, मनी का पहला काम क्या होता है, मीजर ऑफ वैल्यू, मीजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु का हम माप कर सकते हैं मनी के हिसाब से। ठीक है, जैसे मोबाइल दुकान में जाते हैं और कहते हैं ये मोबाइल कितने का है, तो बदले में सामने से रिप्लाई आता है ये 15,000 का है, ये 20,000 का है। कोई फ्रिज लेने के लिए जाते हैं 20,000 का है, कोई टीवी लेने के लिए चाहते हैं 10,000 का है। तो हर वस्तु को मनी के माप के हिसाब से मनी से हम माप रहे हैं। ठीक है, तो मनी पहला काम क्या है इसका, मीजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज का वैल्यू हम माप सकते हैं मनी के टर्म में। जैसे लंबाई को मापना होगा, लेंथ को मापना होगा, तो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है, अगर पानी को मापना होगा, लिक्विड चीज को मापना होगा, तो लीटर वगैरह है। उसी तरह से किसी भी चीज का वैल्यू मापना हो तो क्या कर सकते हैं, ये मनी का यूज करते हैं कि ये कितने रुपए का है। ठीक है, दूसरा प्राइमरी काम क्या हो सकता है, तो ये मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है मनी, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, यानी विनिमय का माध्यम। ठीक है, और यहां देख लीजिए जैसे भारत में कौड़ी उस टाइम में चलता था, तो ये दोनों वर्ग को फुलफिल कर रहा है। जिसके पास जितना कौड़ी वो क्या है, कौड़ीपति है। आज के टाइम में करोड़पति उसी टर्म में कहा जाता है। तो उस टाइम में जिसके पास जितना कौड़ी था वो उतना धनाढ्य था, और हर चीज को कौड़ी के टर्म में मापा जाता था। ठीक है, कोई चीज खरीदना है, कौड़ी दिए वो सामान ले लिए। ठीक है, तो इस दोनों वर्क को फुलफिल कौन कर रहा था, भारत में कौड़ी कर रहा था, अमेरिका में तंबाकू कर रहा था, एज़टेक सभ्यता में कॉफी बीन्स कर रहा था। तो ये क्या था, पहली बार आ गया क्या, कमोडिटी मनी, वस्तु मनी। ठीक है, मनी का और भी काम है। ठीक है, मनी का एक सेकेंडरी वर्क भी होता है, सेकेंडरी वर्क। सेकेंडरी वर्क क्या सब होगा मनी का, तो पहला स्टोर ऑफ वैल्यू, और दूसरा मीडियम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि हम
किसी भी चीज को उस मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आज 10 लाख रुपया रख देंगे तो 2 साल के बाद वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं तंबाकू को यदि हम रख देंगे 5 साल के लिए तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अन्य चीज को नहीं रख सकते हैं, गेहूं चावल कोई भी कमोडिटी को नहीं रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मनी को क्या है, हम रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मीडियम ऑफ ट्रांसफर, हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई आदमी अगर अमेरिका में काम कर रहा है, उसको पैसे की आवश्यकता है, या फिर भारत की बात कर ले, भारत में कोई आदमी दिल्ली में काम कर रहा है और उसके घर बिहार में उसकी आवश्यकता है, तो दिल्ली से बिहार पैसा भेज सकता है, यानी वहां कमाएगा, वहां से वो ट्रांसफर कर सकता है बिहार को, ठीक है। तो मनी का दो प्राइमरी फंक्शन है, पहला मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज को माप सकते हैं मनी के टर्म में, और दूसरा मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन का एक माध्यम बन जाता है, वो मनी कह सकते हैं उस चीज को। इसका सेकेंडरी वर्क भी होता है, पहला स्टोर ऑफ वैल्यू और दूसरा मीडियम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो पहली बार जो अस्तित्व में आया कमोडिटी मनी, ये भी काफी सिंपल तरीका था व्यापार का, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम्स क्या था इसमें, प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हुआ इसमें। तो पहला प्रॉब्लम था प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस की स्टेबिलिटी होगी ऐसे समय में, आप खुद सोच करके बताइए। जैसे मान लेते हैं कि यूएसए में कोई आदमी तंबाकू उपजा रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा है कि वो खूब बड़ा धनाढ्य बन जाए उस टाइम का, लेकिन अगर उसका तंबाकू का सारा फसल खराब हो गया, मतलब वो सीधे हीरो से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में भी अगर पूरे अमेरिका की फसल खराब हो गई तंबाकू की, तो क्या होगा, तंबाकू मिलेगा ही नहीं, रेयर केस में मिलेगा। ऐसे समय में क्या होगा, हर चीज की कीमत जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैसा जब भी मार्केट से जाएगा, शॉर्टेज होगा लोगों के हाथ में, तो क्या होगा, हर चीज की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, भारत में क्या चल रहा था उस टाइम में, कौड़ी चल रहा था। कौड़ी कहां से आता है, समुद्र किनारे वगैरह मिलता है। अब मान लेते हैं कि तमिलनाडु के तट पे खूब समुद्र का पानी आया और बहुत सारे ढेर सारे जो है कौड़ी छोड़ करके चला गया, ठीक है। अब तमिलनाडु में क्या हुआ, सारे लोग के पास कौड़ी है, एक ही काम रह गया, सुबह सुबह जाना है समुद्र से कौड़ी लेकर के आना है, ठीक है। तो अन्य कोई काम ही नहीं करेगा, पूरे तमिलनाडु में क्या होगा, यानी कि सब लोग जो है सबके पास कौड़ी है, यानी पैसे की अधिकता सबके पास हो गई। तो ऐसे इलाके में जहां पैसा सबके पास है, तो क्या होगा, कीमत क्या होगा, जब खरीदने वाले बहुत सारे रहेंगे और सामान जो है लिमिटेड रहेगा, तो भी क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हो जाएंगे उस चीज के लिए, ठीक है। तो प्राइस जो है स्टेबल नहीं रह पाएगा, या तो ऊपर उठ जाएगा बहुत, या तो नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। अब क्या है, तो ऐसे ही कमोडिटी मनी में जहां भी चल रहा था वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था प्राइस को लेकर के, ठीक। दूसरा, फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सोचिए आप। विदेशी व्यापार होगा कमोडिटी मनी से कि नहीं होगा, विदेशी व्यापार भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भारत में चल रहा था कौड़ी और अमेरिका में चल रहा था ये तंबाकू, दोनों में कैसे ट्रेड होगा, ये अपना कौड़ी लेकर के जाएंगे अमेरिका को सेल करने के लिए, कोई लेगा ही, कोई कौड़ी में देगा ही नहीं, वहां पे तंबाकू देंगे जो भारत में चल नहीं रहा है, तो ये कौड़ी लेकर, ये तंबाकू लेकर के करेंगे क्या। तो इसलिए कमोडिटी मनी के टाइम में हर इलाके में अलग अलग चीजें चल रही थी, तो विदेशी व्यापार यहां भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी, और ऐसे ही समय में वहां पे सोने के छोटे छोटे टुकड़े प्रचलन में आने लगे, सोने के कई सारी खाने बाहर आई, और उसमें छोटे छोटे जो नगेट्स होते हैं, यानी अशुद्ध सोना जिसको कहते हैं, जो यूनिफॉर्म शेप का नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं कंकर के जैसे, तो छोटे छोटे टुकड़े प्रचलन में आने लगे, और तब जा करके एक आइटम यूएसए में क्या बन गया, अब सोने के छोटे छोटे टुकड़े से लोग अपना एक्सचेंज करने लगे, ठीक है। अब ये चीज क्या हो गया, सोना का टुकड़ा अस्थाई चीज होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि सोना का टुकड़ा खराब होने वाला तो है नहीं, इसको घर में भी रखा जा सकता है। अब धीरे धीरे लगभग देशों में ये चीज मान्य होने लगा,
क्योंकि सब देख रहा था सोने की ये खराब नहीं होता है, तो सब देश में धीरे धीरे यही चीज चलने लगा। अब तत्कालीन राजा ने सोचा, जैसा कि मैंने बताया हर दौर में जो है कुछ लोग होते हैं जो कि सोचने लगते हैं, हर समस्या को जो है अवसर में बदल लेते हैं, ठीक है। तब राजा ने सोचा कि क्या करते हैं, उन सोने के टुकड़ों को पिघला करके हम क्या करते हैं, अपना मोहर मार करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो तब अस्तित्व में आ गया क्या, मेटालिक मनी, ठीक है। अस्तित्व में आ गया मेटालिक मनी, ठीक है, यानी मेटल से बना हुआ मनी, मेटल से बना मनी, ठीक है। क्या किया राजा, सोने के टुकड़े को लेकर के, सोने के टुकड़े को पिघलाकर उस पर अपना मोहर लगाकर मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है। मार्केट में लॉन्च कर दिया। गुप्ता पीरियड, जैसे भारत की अगर बात करें तो सोने का सिक्का, सोने का सिक्का चला, ठीक है, गुप्ता पीरियड में, ठीक है। इसके बाद शेरशाह सूरी के दौरान क्या चला था, चांदी का सिक्का चला था, चांदी का सिक्का चला था, ठीक है, शेरशाह सूरी के दौरान, ठीक है। सेम काम किया सबने, सोने चांदी को पिघला करके उस पर क्या करा, अपना मोहर मारना शुरू कर दिया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो हो गया, हम लोग किस युग में आ गए, मेटालिक मनी के युग में आ गए, और आज भी हम लोग उस युग में चल रहे हैं, आज भी सिक्के का प्रचलन है ही, ठीक है। अभी सिक्का पूरी तरह से मार्केट से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेटालिक मनी आने से क्या क्या फायदा हो गया, फायदा देखिए। पहला फायदा, प्राइस स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, प्राइस स्टेबल हो गया, क्योंकि अब सिक्के चलाने का जो काम है उस सरकार ने ले लिया। पहले क्या था, प्रकृति पे निर्भर करता था कि प्रकृति जो है वो मान लेते हैं प्रकृति पे निर्भर है, अगर फसल खराब हो गई तंबाकू की, सब खत्म हो गया, कौड़ी ज्यादा आ गई, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो प्राइस सोने के सिक्के से क्या हो गया, मेटालिक मनी से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो विदेशी व्यापार जो है इससे संभव हो गया, यानी विदेशों में विदेशी व्यापार संभव हो गया, क्योंकि लगभग देश जो है सोना को मानने लगे, ठीक है, सोना को एक अस्थाई मुद्रा के रूप में मानने लगे कि ठीक है हम सोना में ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। और लगभग देश में वो मनी का सिस्टम सारा चलने लगा, मेटालिक मनी का सिस्टम चलने लगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। इसका भी मेटालिक मनी का भी जो है प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आया, जिसको बाद में समझेंगे। पहले मेटालिक मनी को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि मेटालिक मनी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये देख ले, सोने के टुकड़े को पिघला करके मोहर लगा मार्केट में लॉन्च कर दिया, यही हो गया हमारा मेटालिक मनी। सोने का सिक्का गुप्ता पीरियड के दौरान, चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी के दौरान, दोनों चीज हो गया, प्राइस स्टेबल भी हो गया, विदेशी व्यापार भी हो गया, और प्रकृति पर निर्भर नहीं रह गया कि जो है कौड़ी ज्यादा आ जाएगा या कौड़ी मिलेगा ही नहीं मार्केट में, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि मेटालिक मनी होता कितने प्रकार का है, यानी कि सिक्का कितने प्रकार का था। आज भी हम लोग जो यूज करते हैं मेटालिक मनी कितने प्रकार का है, ठीक है। तो मेटालिक मनी दो प्रकार का होता है, ठीक है। मेटालिक मनी दो प्रकार का होता है, आज भी होता है। पहला इसको बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन, फुल बॉडीड कॉइन, और दूसरा होता है टोकन कॉइन, ठीक है। पहला क्या है, फुल बॉडीड कॉइन, दूसरा होता है टोकन कॉइन, ठीक है। पूरा आराम से समझ लेते हैं मनी के बारे में, कोई भी प्रश्न मनी से जो रिलेटेड रहेगा वो छूटेगा ही नहीं, ठीक है। नहीं तो हम ऑनलाइनर समझ लेते हैं, फिर एग्जाम में दूसरी तरफ से पूछ देता है और खत्म हो जाता है, हमारे नंबर नहीं आता है। इसलिए आराम से जो है पूरा क्लास को कंप्लीट कीजिए, आपका एक भी प्रश्न इकोनॉमिक्स में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलिए फुल बॉडीड कॉइन में क्या है, तो हर सिक्के में आप देखे होंगे, मान लेते हैं कि अगर ये 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 10 लिखा हुआ है, तो इसमें जो मेटल लगा हुआ है, मान लेते हैं कि इसको हम
एक रुपए के सिक्के से पहले बात करते हैं। ये 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं, यानी 2025 वाले सिक्के की बात कर रहा हूं, 2025, ठीक है। तो इसका जो एक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस पे लिखा हुआ है कि 1 रुपए का सिक्का है, लेकिन इस 1 रुपए के सिक्के को पिघला कर, ठीक है, उसको पिघला करके जो उसका वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, या आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य, उसका आंतरिक मूल्य, ठीक है। इसको पिघला करके जितने रुपए का वो निकलेगा उसको बोलते हैं उसका आंतरिक मूल्य, और जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो आज के टाइम का जो सिक्का है 2025 का, अगर उस 1 रुपए के सिक्कों को पिघलाएंगे तो उससे 10 पैसा का मेटल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी कि उस सिक्के की असली वैल्यू क्या है? 10 पैसे से भी कम है, ठीक है। लेकिन चूंकि 1 रुपया सरकार ने उस पर प्रिंट मार के भेजा हुआ है तो हम लोग मानते हैं 1 रुपए का सिक्का है। तो 1 रुपया क्या है? उसका फेस वैल्यू है, और जो 10 पैसा क्या है? उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। समझ गए इस चीज को? तो पुराने जमाने में राजा महाराजा के टाइम में जो सिक्का मिलता था, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो सिक्का मिलता था, आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा, सिक्का काफी बड़े साइज में था और जितना लिखा होता था उससे कहीं ज्यादा कीमती था, चांदी के सिक्के होते थे, ठीक है। तो फुल बॉडीड कॉइन यानी जिसका फेस वैल्यू कम होगा, फेस वैल्यू कम होगा और आंतरिक मूल्य ज्यादा होगा, ठीक है। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन किससे? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू बड़ा होगा, आंतरिक मूल्य ज्यादा होगा। जो पिछले जमाने में मिलते थे, पुराने जमाने में अंग्रेजी शासन के दौरान तक जो मिलते थे सिक्के, तो अगर 1 रुपए का सिक्का अगर हम पिघलाते तो उससे 100 रुपये के मेटल के आसपास का हमको निकलता, ठीक है। तो वो क्या हो गया? फुल बॉडीड कॉइन उसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका फेस वैल्यू कम लिखा हुआ है, 1 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन पिघला कर कितना निकलेगा? 100 रुपया निकलेगा, ठीक है। इसका यूज कहां पे करता था? अभी कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में करता था। बांग्लादेश में क्या करता था? यहाँ का जो 5 रुपए का सिक्का है उसको क्या किया? उसको बांग्लादेश से स्मगलर सप्लाई कर दिया। अब उस 5 रुपए के सिक्के को पिघला करके उससे 5 ब्लेड बना लिया, और एक ब्लेड की कीमत 2 रुपये, 2 पंचे 10 रुपये, यानी 5 रुपए के सिक्के से फायदा कितना हो गया? 10 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। तो जिसका फेस वैल्यू कम हो लेकिन इंट्रिंसिक आंतरिक मूल्य उसका ज्यादा हो, ठीक है, तो वो सिक्का क्या कहलाता है? फुल बॉडीड कॉइन कहलाता है, ठीक। टोकन कॉइन जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू ज्यादा हो और आंतरिक मूल्य कम हो, ठीक है। ऐसे सिक्के को क्या कहेंगे? टोकन कॉइन कहेंगे। तो अभी का जो सिक्का है 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये तक का जो सिक्का है वो क्या है? जो उसका फेस वैल्यू क्या है? कम, ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन उसको पिघलाएंगे, 10 रुपये के सिक्कों को पिघलाएंगे तो हमको 2 रुपये का भी मेटल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। वैसे सिक्के को पिघलाना गैर कानूनी अपराध है, कभी घर पे इसका प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सिक्के को पिघलाएंगे तो क्या उतना का मेटल भी हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आंतरिक मूल्य क्या है उसका? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। और फेस वैल्यू लिखा हुआ है क्या? बड़े लिखा हुआ है, बड़ा अमाउंट लिखा हुआ है, तो ऐसा सिक्का क्या कहलाएगा? टोकन कहलाएगा, टोकन कॉइन कहलाता है। टोकन होता है किसी चीज के अर्थ के रूप में, संकेत के रूप में दे देना, ठीक है। तो चूंकि 10 रुपया सरकार बोल रहा है कि 10 रुपया का सिक्का है, तो हम लोग भी कहते हैं ठीक है 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है। तो फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन दोनों का अंतर समझ लिए। फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है? जिसका फेस वैल्यू कम हो, आंतरिक मूल्य ज्यादा हो। टोकन कॉइन होता है जिसका फेस वैल्यू ज्यादा लिखा हो लेकिन आंतरिक मूल्य कम हो, ठीक है। तो ऐसे सिक्के को टोकन कॉइन कहते हैं, ठीक है। अब इसी में सिक्के में डिमोनेटाइजेशन तो नहीं कर सकते हैं। सिक्के में होता क्या था? तो सिक्के में होता है डीबेसमेंट, ठीक है। क्या होता है?
डिबेसमेंट, डिबेसमेंट। ठीक है, तो अब क्या है ये डिबेसमेंट, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, डिबेसमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं डिबेसमेंट क्या होता है। डिबेसमेंट क्या होता है, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अकबर के शासन के दौरान जो है, अकबर के शासन के दौरान 3 तरह का सिक्का चलता था। ठीक है, सोने का सिक्का, ठीक है, इसको बोला जाता था मोहर, मुहर या मोहर बोला जाता था। ठीक है, सीरियल्स वगैरह में देखते हैं 10 मोहरे, 100 मोहरे, 1000 मोहरे इसको दान किया जाए। दूसरा होता था चांदी का सिक्का, ठीक है, इसको बोला जाता था रुपया, रुपया नहीं रुपया। और तीसरा होता था तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का, इसको बोला जाता था दाम। और एक दाम में, यानी एक रुपये का जो दाम था, एक दाम में लगभग 20 ग्राम तांबा होता था। ठीक है, और जो मनसबदारी वगैरह चलती थी तो उसमें नियम था 50% उसको मोहर देना है, यानी सोने का सिक्का देना है, और 25% रुपया, 25% दाम देना है। ऐसे करके उसको सैलरी दिया जाता था मनसबदारी प्रथा में। ठीक है, तो एक दाम में 20 ग्राम तांबा होता था उस टाइम में। लेकिन क्या हुआ, तो अकबर के शासनकाल में तो काफी लूट खसोट हुआ, काफी भारी मात्रा में जो है लूटा गया और अपने पास रखा गया, जमा रखा गया। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ, औरंगजेब के शासनकाल में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ठीक है, कमजोर होने लगी। अब क्या है, सिक्का तो चलेगा ही, एक दाम है, एक दाम तो चलेगा ही। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में जो विद्वान थे वहां पे बुद्धि दिए उसको कि एक काम कीजिए, एक दाम का जो सिक्का है जिसमें 20 ग्राम तांबा है, उस 20 ग्राम तांबे को कम कर दीजिए, उसको कर दीजिए 13 ग्राम तांबा। ठीक है, 13 ग्राम तांबा कर दीजिए। ठीक है, ये भी एक के दाम का, यानी इसके अकबर के शासनकाल से एक दाम में जो खरीदा जा सकता था, औरंगजेब के शासनकाल में भी खरीदा जा सकता था एक दाम से। लेकिन दोनों का आंतरिक मूल्य क्या हो गया, बदल गया। दोनों का आंतरिक मूल्य में अंतर है, 20 ग्राम का तांबा का यूज करता था और ये 13 ग्राम का तांबा का यूज करता था। ठीक है, तो जब क्या डिबेसमेंट किसको कहते हैं, जब इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, लेकिन फेस वैल्यू वही रहे। ठीक है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू कम कर दिया जाए लेकिन फेस वैल्यू जो है वही रहे, इंट्रिंसिक वैल्यू कम कर दिया जाए, यानी पहले 20 ग्राम तांबा था, अब उसमें क्या कर दिया, 13 ग्राम तांबा कर दिया, आंतरिक मूल्य उसका कम कर दिया, लेकिन फेस वैल्यू एक दाम का एक के दाम है। ठीक है, तो वैसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीबेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, डीबेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। तो जो भी सिक्का होता है आज के टाइम में भी क्या है, आज से मान लेते हैं आप 20 साल पीछे चले जाइए, 15 साल पीछे चले जाइए, आप अपने बचपन में देखे होंगे 1 रुपये का सिक्का जो है काफी बड़े साइज में आता था, लेकिन आज के टाइम में जो है काफी छोटे साइज में आता है। 1 रुपये का सिक्का पता ही नहीं चला, जो बचपन में 25 पैसे का सिक्का देखे होंगे वो जानते होंगे कि अभी के 1 रुपये के समान ही जो है 25 पैसे का सिक्का आता था, बहुत छोटा सा। ठीक है, और वही अंग्रेजों शासन के दौरान जो है वही 1 रुपये का सिक्का काफी बड़े साइज में आता था। ठीक है, तो क्या हुआ, सिक्का तो वही रहा लेकिन आंतरिक मूल्य उसका धीरे 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 कम कर दिया गया। ठीक है, अब एक छोटा सा जानकारी, एक प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि 10 रुपये के सिक्के में जो है ऐसा क्यों कर दिया गया। 10 रुपये के सिक्के में वही प्रॉब्लम था, पिघला करके जो है लोग दूसरा दूसरा काम करने लगते थे, इस कारण से 10 रुपये के सिक्के में कॉपर और निकिल दोनों का यूज किया गया है। अब देखिएगा 10 रुपये का सिक्का वो 2 कलर का रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कुप्रो निकल क्वाइन, कुप्रो निकेल क्वाइन।
ठीक है, कॉपर और निकल दोनों का योग किया गया है, इस कारण से इसको कुप्रो निकल कॉइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गया इस चीज को। तो मेटालिक मनी तक हम लोग आ गया। अब मेटालिक मनी में भी प्रॉब्लम क्या आ गया? तो मेटालिक मनी में प्रॉब्लम आ गया कि मान लेते हैं किसी व्यापारी को जाना है, पटना जाना है, कोई बिहार के छोटे से गांव में रहता है और उसको पटना जाना है व्यापार करने के लिए। अब क्या है, तो सामान कैसे ले जाए, पैसा कैसे ले जाएगा? भारी भरकम उसको पैसा ले जाना पड़ेगा। और पैसा ले जाने के लिए क्या करेगा वो? पहला प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो भारी भरकम ट्रांसपोर्ट, यानी अगर पटना आना है उसको व्यापार करने के लिए, तो क्या करेगा? सोने के सिक्कों को बोरा में बंद करके बैलगाड़ी पे लादेगा और तब जाकर के पटना आएगा वो। ठीक है, वही कर सकता है। ठीक है, और उस टाइम में ग्रामीण जो सभ्यता थी, पहले लोग गांव में अधिकतर जो रहते थे, तो उस टाइम में काफी लंबा यात्रा था। रास्ते में डाकू को भी पता चल जाता था कि फलना आदमी जो है वो पैसा लेकर के जा रहा है, तो बैलगाड़ी उलगाड़ी सब जो है लूट लेता था उस टाइम में। ठीक है, सारा सिक्का उक्का सब लूट लेता था, तो इससे जान माल का भी खतरा रहता था, जान माल का भी खतरा रहता था। ठीक है, यानी अगर वो नहीं देता, क्योंकि सब जानता था बोरे में लेकर के जा रहा है, पैसा ही होगा, सोने का सिक्का सब भरा होगा, व्यापारी है, धनाढ्य सेठ है, लूट लिया। पुराने फिल्मों में भी आप देखते होंगे डाकू आते हैं बैलगाड़ी से सब कुछ लूट के ले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका। ठीक है, तो ऐसे ही समय में जैसा कि मैंने बताया था कि हर समय में हर काल में कुछ ना कुछ बुद्धिमान लोग आ ही जाते हैं। ऐसे समय में कुछ एक व्यापारी सामने आए, वो कहें कि हमारा एजेंट पटना में भी है और हमारा एजेंट आपके गांव में भी है, आपके शहर में भी है। आप क्या कीजिए, आपके पास जो सोने से भरा ये पैकेट है, ठीक है, या मान लेते हैं सोने के सिक्के को, क्या कीजिए, सोने के सिक्के को आप दे दीजिए मुजफ्फरपुर में। ठीक है, हमारे एजेंट को दे दीजिए। ठीक है, ये एजेंट क्या करेगा, आपको एक रसीद दे देगा, लिख करके दे देगा कि फलना आदमी जो है इतना पैसा दिया है यहाँ पे। इस रसीद को लेकर के जाइएगा कहां पे? पटना में हमारे एजेंट के पास। और ये एजेंट क्या करेगा, आपको बदले में सोने का सिक्का दे देगा। ठीक है, वो सोने का सिक्का दे देगा, उसको रसीद दे दीजिएगा, वो सोने का सिक्का दे देगा। तो लाने ले जाने का जो सोने का कॉस्टिंग था वो खत्म हो गया। अब लोग को पता भी नहीं चलता था कि पैसा किधर लेकर के जा रहा है। बदले में जो एजेंट होता था अपना कुछ कमीशन चार्ज करता था। ठीक है, अब ये राजा देखा कि तो बहुत अच्छा काम है, इसमें क्या किया, राजा ने अपना जो है नोट्स वगैरह सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि नोट्स को किस आधार पर छापा जाने लगा? ठीक है, क्या आधार है वर्तमान में भारत में, किस आधार पे जो है नोट्स की छपाई होती है, नोट कहां छापा जाता है, डिमोनेटाइजेशन क्या है? ठीक है, और इससे संबंधित और भी कई सारे तथ्य हैं। ठीक है, तो ये इस सेशन में हम लोग जो है मेटालिक मनी तक का सारा चीज समझ लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेपर मनी और जो डिजिटल मनी है, क्रिप्टो करेंसी है, उन सब चीजों को कंप्लीट करेंगे और बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो है इन आगे के विषय के बारे में चर्चा होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसका जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा।